कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। तो जैसा कि कम्युनिकेबल डिजीज आप लोग जानते हैं कि हिंदी में संक्रामक रोग या छुआछूत का रोग या संचारी रोग के नाम से हम सभी जानते हैं कम्युनिकेबल डिजीज को। जो सबसे अप्रोप्रिएट नाम है कम्युनिकेबल डिजीज के लिए वो है संचारी रोग, अगर हम हिंदी में नहीं कहें, क्योंकि संक्रामक रोग का जो दूसरा नाम है इंग्लिश में वो है इन्फेक्शियस डिजीज। और छुआछूत का रोग जो होता है वो होता है जो बीमारियां छूने से फैलती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज का एक पार्ट है छुआछूत की बीमारियां, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज ना सिर्फ छूने से फैलती हैं बल्कि बाकी अन्य माध्यमों से भी फैल सकती हैं, जो कि हम इसी बारे में इसी पीपीटी में बाद में डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हम आज इस लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, वो इन हेडिंग्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि इलनेस और डिजीज में क्या फर्क होता है जो हम यूज करते हैं टर्म्स, और किस प्रकार की बीमारियां होती हैं। उसके बाद कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में जानेंगे, उनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है उस बारे में जानेंगे, और कैसे ये फैलती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो किन किन तरीकों से फैलती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीकों से फैलती हैं, हम उनके बारे में जानेंगे, और इनसे कैसे बचा जा सकता है। इन सब पॉइंट्स पर हम कम्युनिकेबल डिजीज को डिस्कस करेंगे। डिजीज और इलनेस सुनने में दोनों एक जैसे ही लगते हैं, और हम लोग बार बार इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज भी करते हैं। जबकि डिजीज जो है वो किसी भी बीमारी का बायोमेडिकली जो डेविएशन है उसको हम कहते हैं कि जैसे मान लीजिए शरीर को कोई चोट लगती है, तो चोट लगने के बाद शरीर में जो भी चेंजेस आते हैं जिन्हें हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, बॉडी रिपेयर करने की कोशिश शुरू करती है, जो वो बायोमेडिकल चेंजेस हैं वो है डिजीज। और इसकी वजह से जो सब्जेक्टिव जो चेंजेस हम फील करते हैं शरीर में उसे कहते हैं इलनेस। जैसे हम कहते हैं कि आई एम फीलिंग इल, कि मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये जो सब्जेक्टिव फीलिंग है इसे हम कहते हैं इलनेस। अब आप स्क्रीन पर देखेंगे कि राइट साइड में दो बीमारियां दिखाई गई हैं और लेफ्ट साइड में दो बीमारियां दिखाई गई हैं। बालकृष्ण जी, आपने हैंड रेज किया हुआ, कुछ पूछना चाह रहे हैं? बालकृष्ण गोरा जी का हैंड रेज है, शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं। नहीं, तो जैसे आप देख रहे हैं कि राइट साइड की जो बीमारियां हैं कोरोना और कॉमन कोल्ड, इनमें, और लेफ्ट साइड की जो बीमारियां हैं हाइपरटेंशन और डायबिटीज, इनमें एक बेसिक फर्क है। वो बेसिक फर्क क्या है कि जो हाइपरटेंशन है वो जिस व्यक्ति को है उस व्यक्ति से वो दूसरे व्यक्ति को फैला नहीं सकता है, ना ही डायबिटीज अगर एक व्यक्ति को है तो वो अपने आसपास बैठे या अपने साथ रहने वाले व्यक्ति को डायबिटीज फैला नहीं सकता है। जबकि कोरोना या कॉमन कोल्ड जैसी बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती हैं, और थोड़ी सी ही देर में ये काफी लोगों को अफेक्ट कर सकती हैं। तो जो ये बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकती है, इन्हें हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। और जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल सकती उन्हें हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। आज का हमारा जो ये लेक्चर है, ये हमारी राइट साइड वाली जो बीमारियां हैं कम्युनिकेबल डिजीज, इनसे ही संबंधित रहेगा। तो कम्युनिकेबल डिजीज को अगर हम पहचाने तो कैसे पहचानते हैं? ये बीमारियां कुछ इन्फेक्शियस एजेंट्स, वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वो वायरस भी हो सकते हैं, और वो प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं, अमीबा भी हो सकते हैं, कई प्रकार के पैथोजेंस हो सकते हैं जो बीमार व्यक्ति से हेल्दी व्यक्ति को बीमारी फैला सकते हैं। जी सर, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, डिजीज और इलनेस के बारे में दोबारा बताओ। डिजीज और इलनेस में डिफरेंस क्या है? सर, डिजीज और इलनेस में मोटा फर्क ये है कि डिजीज जो होती हैं वो बॉडी के अंदर जो बायोमेडिकल चेंजेस हो रहे हैं, डिजीज वो है। और जो इलनेस है जो उसकी सब्जेक्टिव फीलिंग, जिस पेशेंट को वो जो फील करा रही है उसे हम इलनेस कहते हैं। कि जैसे अगर हम कहेंगे कि आई एम फीलिंग सिक, सिकनेस जो है वो उसकी एक सब्जेक्टिव फीलिंग है।
पेन हो रहा है, पेन एक उसकी सब्जेक्टिव फीलिंग है, उस पेन के साथ उसे रेडनेस हो रही है, उसको वो बॉडी पार्ट काम नहीं कर पा रहा, वो उसकी सब्जेक्टिव फीलिंग है, ये इलनेस है। और जो बॉडी के अंदर उसके चेंजेस चल रहे हैं, जैसे उसका कोई पार्ट है वो उसमें इंजरी हुई है, वो इन्फ्लेमेशन चल रही है, वो डिजीज है। जैसे किसी को पीलिया हो गया, तो पीलिया इज द डिजीज, लेकिन पीलिया की वजह से उसकी आंखें पीली हो गई हैं, उसे खाना अच्छा नहीं लग रहा, जो उसकी ये फीलिंग है, दिस इज इलनेस। तो ये कह सकता है कि आई एम इल ड्यू टू जॉन्डिस। क्लियर है सर? ओके ओके। तो आगे बढ़ते हैं सर कि कम्युनिकेबल डिजीज जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या एनवायरनमेंट से किसी व्यक्ति को होती हैं बीमारियां, किसी पैथोजन के माध्यम से बीमारियां होती हैं, उन सब बीमारियों को हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। संचारी रोग, हिंदी में अगर हम इसके बारे में जाने तो संचारी रोग। अब कम्युनिकेबल डिजीज को जो हम क्लासिफाई करते हैं, वो करते हैं कौन सा पैथोजन इन बीमारियों को फैला रहा है, वो किस कैटेगरी में पड़ता है, उस कैटेगरी से हम इनको क्लासिफाई करते हैं। अगर कोई बीमारी, कोई कम्युनिकेबल डिजीज बैक्टीरिया से हो रही है तो उन्हें बैक्टीरियल कम्युनिकेबल डिजीज कह देते हैं। वायरस से होने वाली को वायरल। जैसा कि आप जानते हैं आजकल जो बीमारी बहुत ज्यादा प्रचार में है, कोरोना एक प्रकार की वायरल बीमारी है। कोविड जिसे हम कहते हैं कोरोना वायरस डिजीज, ये एक वायरल बीमारी है जो कोरोना नाम के वायरस से होती है। प्रोटोजोल बीमारियों के बारे में आप जानते हैं, मलेरिया और काला आजार है। फंगल इन्फेक्शन, जो फफूंद का इन्फेक्शन होता है, अगर चमड़ी में हो रहा है, नाखून में हो रहा है, बालों में हो रहा है, तो वो फंगल इन्फेक्शंस हैं। ऐसे ही पैरासाइट्स भी, कुछ प्रकार के पैरासाइट्स होते हैं जो कीड़े, पेट के कीड़े हैं, या स्केबीज की बीमारी है, या सिर पे जो जुएं होती हैं, ये सब पैरासिटिक इन्फेक्शंस हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो टाइफाइड, कोलरा, ट्यूबरकुलोसिस, ये जितनी भी बीमारियां हैं, ये आसानी से एक व्यक्ति से, बीमार व्यक्ति से और एक स्वस्थ व्यक्ति तक फैल सकती हैं। फैलने के तरीके सभी बीमारियों के अलग अलग हो सकते हैं। फैलने के तरीकों के हिसाब से हम बीमारियों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के हिसाब से इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ बीमारियां डायरेक्ट ट्रांसमिशन से फैलती हैं और कुछ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन से फैलती हैं। डायरेक्ट ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो जैसे ये जो कीटाणु है, ये जो जीवाणु, विषाणु है, संक्रामक व्यक्ति के हाथ पर ये कीटाणु है और वो एक स्वस्थ व्यक्ति को छू ले और उससे ये इन्फेक्शन फैल जाए, तो उसे हम इन्फेक्शन, वो एक प्रकार का डायरेक्ट ट्रांसमिशन है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और टचिंग। जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई हमारे हाथों में बैक्टीरिया हो और हम अपनी आंखें मसल लें या हम अपने गंदे हाथों से आंखों को टच कर लें तो आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है। हमारी स्किन, अगर कहीं से स्किन में कोई क्या कहते हैं, स्किन की इंटेग्रिटी अगर कमजोर है, कहीं पे कोई क्रैक पड़ा हुआ है या स्किन पे कोई खरोंच लग जाती है, उसके बाद वहां पे अगर कोई बैक्टीरिया टच कर जाए, बैक्टीरिया आ जाए, तो इस प्रकार से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से स्किन का या आंख का इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन का टाइप है वो प्रकार है ड्रॉपलेट। जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, जो श्वास रोग जो भी होते हैं, वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल सकते हैं। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जब भी कोई बीमार व्यक्ति खांसता है तो खांसने के साथ वो प्रोजेक्टाइल की तरह अपने शरीर से ड्रॉपलेट्स हवा में छोड़ता है। इन ड्रॉपलेट्स में उस बीमारी के जो समर्थित उम्मीदवार तो जो बीमारी के कीटाणु होते हैं, इन ड्रॉपलेट्स के साथ वो व्यक्ति हवा में छोड़ देता है। यदि ये ड्रॉपलेट सीधे ही किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चले जाएं, उसकी सांस के माध्यम से या आंखों के माध्यम से या मुंह के माध्यम से, तो ये उस स्वस्थ व्यक्ति को भी बीमार कर सकते हैं। इस प्रकार का जो ट्रांसमिशन है, इसे हम कहते हैं ड्रॉपलेट्स, ट्रांसमिशन बाय ड्रॉपलेट्स। तीसरे प्रकार में जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन है वो होता है मिट्टी के माध्यम से। आपको जैसे आप सब जानते ही हैं कि
बच्चे जब मिट्टी में खेलते हैं और उन्हीं हाथों से बिना हैंड वॉश किए जब खाना खाते हैं या उन गंदे हाथों को मुंह में ले लेते हैं, तो मिट्टी में जो इन वर्म्स के अंडे होते हैं वो उस बच्चे के शरीर में जा सकते हैं और इन्फेक्शन उस बच्चे का उन कीड़ों से हो जाता है। टेटनस भी आपको पता है कि अगर चोट लगती है और उस पर मिट्टी लग जाए तो टेटनस होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। और जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन की जो टाइप्स हैं ये हैं, डायरेक्ट ट्रांसमिशन बाइट के माध्यम से हो सकता है कि एक पशु जिसे वह बीमारी है वो किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट ले तो उसके शरीर में वो डायरेक्ट स्किन के माध्यम से कीटाणु छोड़ सकता है, जैसे रेबीज होता है। या अगर नीडल कंटेमिनेटेड है, कंटेमिनेटेड सुइयां जो आप फोटो में देखेंगे, अगर कोई नीडल किसी संक्रामक व्यक्ति में यूज हुई है पहले, संक्रमित व्यक्ति में, उसके बाद किसी स्वस्थ व्यक्ति को वही सेम नीडल यूज कर ली जाती है तो वो बीमार हो सकता है। HIV जो है वो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैल सकता है डायरेक्टली स्किन म्यूकोजा के माध्यम से, या अगर किसी व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को कोई इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ा दिया जाए तो उससे भी वो बीमार हो सकता है। माँ से बच्चे को प्लेसेंटा के माध्यम से, जो माँ बच्चा जो नाल के माध्यम से जुड़े होते हैं, जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो अगर माँ संक्रमित है HIV से तो बच्चे को भी HIV इन्फेक्शन हो सकता है। ये सब डायरेक्ट ट्रांसमिशन के जो माध्यम है, ये तरीके थे। इसके अलावा, डायरेक्ट के अलावा जो बीमारियां फैलती हैं कम्युनिकेबल डिजीज, उनका एक तरीका होता है, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, कि डायरेक्टली बैक्टीरिया स्वस्थ या वायरस स्वस्थ व्यक्ति में बीमार व्यक्ति से नहीं आए, कोई ना कोई बीच में माध्यम है। ये माध्यम, इन्हें हम 5 प्रकार में क्लासिफाई करते हैं, जिनमें फ्लाइज हैं, हम 5F कहते हैं, फ्लाइज, फिंगर्स, फोमाइट्स, फूड और फ्लूइड, कि मक्खियां फैला सकती हैं। खाना कहीं से इन्फेक्टेड था, उसके ऊपर मक्खियों ने कीटाणु छोड़ दिए थे, उस खाने से बीमारी आ सकती है। हमारी उंगलियां अगर गंदी हैं, हम किसी गंदी सरफेस को टच कर लेते हैं और उससे फिर हम वहां से इन्फेक्शन ले सकते हैं। पानी है, उसमें अगर कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो उससे बीमारियां हो सकती हैं। फोमाइट्स आप अगर देखें, फोमाइट्स हम उन चीजों को कहते हैं जो हमारे आसपास जो चीजें होती हैं, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जैसे दरवाजों का हैंडल है, रुमाल है, तौलिया है, पेन है, बोटल्स हैं, आपके आसपास जो भी चीज है। मान लिया कि आप ऑफिस में बैठे हैं और वहां पे एक संक्रमित व्यक्ति आता है, वो वहां पे आके जोर से खांसता है या छींकता है, जो कीटाणु सीधे आपके शरीर में तो नहीं गए, परंतु वहां पर रखी चीजों पर वो कीटाणु रह गए, छूट गए। उसके बाद जब आप उस चीज को प्रयोग में लाते हैं तो उन कीटाणुओं को अपने शरीर में प्रवेश करने का एक रास्ता आप दे देते हैं। तो ऐसी जो चीजें होती हैं, इन्हें हम कहते हैं फोमाइट्स। फिर एक तरीका होता है इनडायरेक्ट तरीका, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का कम्युनिकेबल डिजीज का, उसे हम कहते हैं वेक्टर। वेक्टर एक ऐसा डिजीज एजेंट होता है जो संक्रमित व्यक्ति से कीटाणु निकालकर एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में डाल देता है। मच्छरों के बारे में हम सभी अच्छे से जानते हैं। मच्छर यदि किसी मलेरिया से संक्रमित व्यक्ति को काट लें और काटने के बाद उसका खून पीने के बाद किसी स्वस्थ व्यक्ति को अगर काटेंगे तो उसको वो मलेरिया, डेंगू ऐसी बीमारियां फैला सकते हैं। प्लेग भी एक ऐसी ही बीमारी है जो वेक्टर्स के माध्यम से, पिस्सू जिन्हें हम कहते हैं, पिस्सुओं के माध्यम से फैलती है। ऐसे ही जो टिक्स होती हैं, लाइसिस होती हैं, जो जुएं होती हैं, ये भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैला सकती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज को ये फैला सकती हैं। फिर एक माध्यम है इनडायरेक्ट एयरबोर्न। आप लोगों को याद होगा कि जब कोरोना की बीमारी आई थी तो इस पर बड़ा डिबेट हुआ था कि कोरोना का इन्फेक्शन एयरबोर्न है या नहीं है। एयरबोर्न इन्फेक्शन का मतलब होता है कि जब व्यक्ति कोई खांसता या छींकता है तो हवा में उसके कीटाणु छोड़ देता है, और उस दूषित हवा में यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति सांस ले तो उसके बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो इन्फेक्शन होता है उसे हम एयरबोर्न इन्फेक्शन कहते हैं।
फोमाइट्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि देखिए जिसमें दिखाया गया कि टेबल क्लॉथ है, टेबल है, टॉवल है, हैंकरचीफ्स हैं, खिलौने हैं, गिलास है, चमचे हैं, ये जो चीज़ हम यूज करते हैं, यदि कोई संक्रमित व्यक्ति इनको पहले से संक्रमित कर चुका है, इन चीज़ों को इनके ऊपर खांस चुका है या छींक चुका है या इन पर वो बैक्टीरिया या वायरस छोड़ चुका है, और उसे जब एक स्वस्थ व्यक्ति ले ले तो उसे भी वो इन्फेक्शन हो सकता है। राइट साइड में जो ये फोटो है इसमें आप देखेंगे कि 3 कलर हैं। ये बताना चाहते हैं कि एक व्यक्ति आमतौर पे लगभग 1 घंटे में कितनी बार कौन से एरिया को छूता है। यदि फोमाइट को टच करने के बाद हम अपनी नाक को छू रहे हैं या आंखों को छू रहे हैं या कानों को छू रहे हैं या मुंह को छू रहे हैं, तो हम उस बैक्टीरिया को अपने शरीर में जाने का एक रास्ता दे सकते हैं। ये आपको दिखाएगा कि लगभग औसतन हर व्यक्ति 1 घंटे में 1 बार अपने कानों को छूता है, 1 घंटे में 3 बार आंखों को या नाकों को छूता है, 1 घंटे में 4 बार मुंह को टच करता है अपने हाथ से या स्काल्प को टच करता है अपने हाथ से। एक अन्य तरीका जो है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का, वो होता है कैरियर्स। आप लोगों को शायद आप में से कुछ लोगों ने सुना भी होगा टाइफॉइड मेरी के बारे में। जो मेरी है, मेरी मेलोन नाम से एक कुक थी न्यूयॉर्क में, उसकी वजह से न्यूयॉर्क में काफी लोग टाइफाइड के शिकार हुए थे। उसका रीजन ये था कि वो जो कुक थी उसको उस शरीर में टाइफाइड के बैक्टीरिया थे, परंतु वो खुद इससे कभी संक्रमित नहीं हुई। ऐसे लोगों को हम कहते हैं कैरियर, कि जो खुद तो बीमारी से संक्रमित हो नहीं पाते परंतु बीमारी के बैक्टीरिया या वायरस को अपने शरीर में लेके वो घूमते रहते हैं। टाइफाइड के बारे में बड़ा कॉमन है, टाइफाइड के व्यक्ति टाइफाइड के हेल्दी कैरियर्स होना बड़ी कॉमन सी बात है। टाइफाइड मेरी एक बड़ी पुरानी स्टोरी है, बड़ी फेमस है कि एक कुक की वजह से काफी लोग टाइफाइड से संक्रमित हो गए थे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका कम्युनिकेबल डिजीज का, कि जैसे एक बीमारियां फैलती हैं एक से दूसरे व्यक्ति में, तो हमें अगर हम इस चेन को तोड़ दें कि बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जाने का जो रास्ते हैं, चाहे वो डायरेक्ट रास्ता हो चाहे वो इनडायरेक्ट रास्ता हो, उन रास्तों पर अगर हम रोक लगा दें तो हम इन बीमारियों को फैलने से रोक सकते हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं वो हम इस सेक्शन में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला है पर्सनल हाइजीन। यदि हम अपने आप को साफ रखें, अपने शरीर के सभी अंगों को साफ रखें, पर्सनल हाइजीन के सभी तरीके अपनाएं, तो हम अपने आप को इन संक्रामक रोगों से बचा सकते हैं। उसके जैसे पर्सनल हाइजीन के पार्ट आप सभी जानते हैं। ओरल हाइजीन है कि ब्रश करें दिन में 2 बार, नहाएं डेली प्रतिदिन, बालों को साफ रखें, पैरों को साफ रखें, टॉयलेट की हाइजीन, ये सब जो तरीके हैं, ये जो पर्सनल हाइजीन है वो इन बीमारियों से बचाए जाने का एक बड़ा अच्छा तरीका है। जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि जब वो हॉस्पिटल से ड्यूटी करने के बाद घर जाएं तो सबसे पहले अपने जो कपड़े हैं वो चेंज करें, हाथ साबुन से धोएं अच्छे से, मुंह को जहां तक हो उसके मुंह को साफ करें, फेस को साफ करें, ताकि घर के जो भी व्यक्ति आपके संपर्क में आए वो अगर आपके शरीर पर कहीं पर कोई कीटाणु है तो वो उनसे संक्रमित होने से बच पाए। दूसरा जो बचाव का तरीका है वो है फूड एंड वाटर हाइजीन। हम सभी को पता है कि हमें साफ पानी पीना चाहिए। अगर पानी साफ दिख नहीं रहा है तो हम उसे बॉयल कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। आरओ सबके घरों में यूज हो रहे हैं आजकल। खाना सिर्फ ताजा तैयार किया हुआ खाना ही खाएं, क्योंकि ये देखा गया है कि यदि पका हुआ खाना हम बासी खाना खाते हैं तो जो कीटाणु होते हैं उसमें बड़ी तेजी से पनपते हैं। तो हो सकता है खाने में अगर बैक्टीरिया या कोई वायरस बचा है और उसे लंबे टाइम तक छोड़ दिया गया है खाने को, और उसके बाद उस खाने को खाया जाए तो कीटाणुओं की संख्या उसमें कई गुना बढ़ चुकी होगी। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा ताजा तैयार किया हुआ खाना ही खाएं। ऐसे
फल या फ्रूट ना खरीदें जो काफी देर पहले से काट के और खुले में रखे गए हों। ऐसे अगर घर में कोई खाने की चीजें हैं तो उन्हें हमेशा ढक के रखें ताकि वो मक्खियों के कांटेक्ट में ना आ पाए, मक्खियां उनको कंटेमिनेट ना कर पाए। फिर है एनवायरमेंटल सैनिटेशन, जैसे खुद की हाइजीन जरूरी है, खाने की पानी की हाइजीन जरूरी है, वैसे ही आपके आसपास के वातावरण की भी सैनिटेशन हाइजीन जरूरी है। हम ओपन एयर डिफेकेशन को डिस्करेज करते हैं, इसको ये आपको पता ही है कि सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है कि खुले में शौच मुक्त बनाया जाए सभी गांवों को। जो हमारा कुछ भी हम अगर वेस्ट फेंक रहे हैं, फूड वेस्ट फेंक रहे हैं, तो उसे डस्टबिन में फेंके और डस्टबिन कवर्ड हो ताकि उसमें मक्खियां ना पनप पाए। ऐसा कोई एरिया आपके आसपास है जहां पानी इकट्ठा हो सकता है तो ऐसे एरियाज को खाली करा दे पानी से। वहां पे अगर पॉसिबल है तो पानी को वहां से रिमूव करवा दे, पॉसिबल नहीं है तो हम उसमें तेल डाल सकते हैं, काला इंजन ऑयल डाल सकते हैं, या स्वास्थ्य विभाग अक्सर आपने देखा होगा कि वाटर बॉडीज में टेमीफोस की दवाई डालता है ताकि उस पे मच्छर ना पनप पाए। पीने के पानी को गार्बेज से, कूड़े करकट से, टॉयलेट से दूर रखा जाए, वाटर डिस्पोजेबल साइज से, ताकि उसका कंटेमिनेशन ना हो पाए। फिर एक तरीका है कम्युनिकेबल डिजीज से बचने का, वैक्सीन जो है वो एक तरीके का हम बॉडी को पहले से उस कीटाणु के बारे में बॉडी को ट्रायल दे देते हैं ताकि जो हमारा शरीर है वो जब वो वास्तविक रूप से कीटाणु शरीर में आएगा तो उसके लिए पहले से तैयार रहे, अपनी फौज को पहले से तैयार करके रखे। इस तरह की आपको पता ही कि हमारे वर्तमान में कई बीमारियों के लिए वैक्सीन अवेलेबल हैं, जिनमें से डिप्थीरिया है, गलघोटू है, काली खांसी है, पोलियो है, रेबीज है, खसरा है, चिकन पॉक्स है, टाइफाइड है। इन सब चीजों के लिए वैक्सीन पहले से अवेलेबल है। हम अपने आप को वैक्सीनेट करवा के इन बीमारियों से बच सकते हैं। ये एक जो चीज है जो कम्युनिकेबल डिजीज में पहले भी काम में आती थी, लेकिन कोरोना के साथ ये बड़ी पॉपुलर हो चुकी है, जिसे हम कहते हैं आइसोलेशन। जब भी कोई व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित होता है तो एक पीरियड होता है जिसके दौरान वो संक्रामक होता है, वो दूसरे लोगों को भी उस बीमारी से ग्रसित कर सकता है। तो हम ऐसे बीमार व्यक्तियों को यदि स्वस्थ व्यक्तियों से अलग कर दें तो हम बीमारी की संक्रमण की चेन को तोड़ सकते हैं। इसे हम कहते हैं आइसोलेशन। फिर इलाज है, जब प्रिवेंशन काम नहीं आता तो इलाज है। इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स यूज होती हैं। आपको पता ही है कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए, संक्रामक रोगों के लिए विभिन्न प्रकार की एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है एजुकेशन और अवेयरनेस। कोविड के साथ ही हम लोगों को एजुकेशन और अवेयरनेस का महत्व बहुत अच्छे से समझ में आया है, क्योंकि ज्यादातर बीमारियां हमें पता ही नहीं होता कि हम जाने अनजाने उन बीमारियों को खुद ही अपना रहे हैं। तो अगर हम जनसाधारण को जागरूक करते रहें, उन्हें एजुकेट करते रहें इस बारे में, बीमारियों कैसे फैलती हैं, कैसे बीमारियों से बचा जा सकता है, पानी कैसे सेफ पानी का यूज करें, कैसे हेल्दी खाना खाएं, तो हम इन कम्युनिकेबल बीमारियों से अपने आप को और अपने परिवार को और अपने समाज को बचा सकते हैं। थैंक यू। ये वाला सेशन मेरे लिए इतना ही था। अगर कोई क्वेरी किसी की है, कोई क्वेश्चन कोई पूछना चाहता है तो प्लीज, आई एम ओपन टू क्वेश्चन। मनोज जी मेरी बात सुन रहे हैं? जी सर सुन रहे हैं। किसी साथी का कोई क्वेश्चन हो तो कृपया वो करें। हरमिंदर जी ने हाथ उठाया है। हरमिंदर जी। हरमिंदर जी आप अपने आप को अनम्यूट करें ताकि आप जो बोलेंगे वो हम सुन पाए। नमस्कार सर। नमस्कार हरमिंदर जी। सर आपने बहुत अच्छा बताया कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। थैंक यू। मैं ये कह रहा था कि अगर इसके साथ साथ आप डिफॉर्मिटीज के बारे में भी बताएं, क्योंकि स्कूली बच्चे जो हैं बहुत सारे पोस्चर जो है गलत करते हैं
वो खड़े रहने का है, बैठने का है, लेटने का है। तो बहुत सारे पोस्चर जो है उनके गलत होते हैं, जो आगे चलकर उनकी जो स्ट्रक्चर है उनका बिगड़ जाता है, और बहुत सारी बीमारी भी वो उसके साथ ले लेते हैं। सर आपकी क्वेरी वाजिब है, परंतु जो आज का जो टॉपिक था वो मुझे कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में दिया गया था। कम्युनिकेबल जो डिफॉर्मिटीज हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज का पार्ट नहीं है। फिर कभी मौका मिलेगा तो जरूर मैं इस बारे में जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। थैंक यू सर। और कोई पार्टिसिपेंट कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो? हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार कपिल जी। सर टाइफाइड के बारे में बताना सर। टाइफाइड जब किसी को होता है तो कितने दिन तक उसका ट्रीटमेंट चलता है? कपिल जी वीडियो ऑन करें आपकी। कपिल जी वीडियो ऑन करें। 1 मिनट सर। जी सर। कपिल जी, जैसे कि आपने टाइफाइड के बारे में जानना चाहते हैं, टाइफाइड अपने आप में एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। टाइफाइड जो है, मैं इसको ब्रीफ में आपको समझाना चाहूंगा। जी सर। टाइफाइड जो है वो संक्रमित खाना खाने से या संक्रमित पानी पीने से फैलता है। जो बीमार व्यक्ति जिसको टाइफाइड होता है उसके इंटेस्टाइन्स, बड़ी आंत में टाइफाइड के जो बैक्टीरिया हैं वो पनपते हैं, और वो बड़ी संख्या में उन बैक्टीरिया को अपनी शौच के माध्यम से वातावरण में छोड़ देता है। उसकी शौच से यदि कोई भी मतलब उसकी शौच में जो बैक्टीरिया होते हैं वो किसी भी माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच जाए। जैसा कई बार क्या होता है कि खुले में शौच कर रहे हैं, मक्खियां उस शौच पे बैठती हैं, मक्खियों के जो पैर होते हैं वो ब्रश जैसे होते हैं, वो उन कीटाणुओं को वहां से उठाकर, और आपने अगर किसी के घर में खुला खाना रखा है, कटा हुआ खाना रखा है, उसके ऊपर वो मक्खियां बैठ जाती हैं, तो वो कीटाणुओं को वहां छोड़ देती हैं। ऐसे संक्रमित खाने को खाने से, या जो मल है वो बारिश के साथ बहकर पीने के पानी में मिल जाए, तो वो बैक्टीरिया स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में आ जाते हैं और वो इन्फेक्ट हो जाता है। आमतौर पर टाइफाइड का जो इलाज है वो एंटीबायोटिक्स के माध्यम से किया जाता है। एंटीबायोटिक्स 7 से लेकर 14 दिन तक की एंटीबायोटिक, विभिन्न प्रकार की एंटीबायोटिक्स है। कुछ फ्लूरोक्विनोलोन्स होती हैं, कुछ एजिथ्रोमाइसिन टाइप की एंटीबायोटिक्स है। हर एंटीबायोटिक का कोर्स जो होता है वो 7 से लगभग 14 दिन के बीच का होता है। वो डिपेंड करता है कि आप एंटीबायोटिक कौन सी यूज कर रहे हैं और सीवियरिटी किस लेवल की। जी जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर। और सर कोई? हेलो सर। हेलो, नमस्कार सविता जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मुझे एक्चुअली आपसे कोविड के बारे में पूछना था, कोविड-19 के बारे में। हाँ जी। तो जैसे अगर पेशेंट को पॉजिटिव आ जाता है। सुनीता मैम, कोविड का सेशन अभी बाकी है, और कृपया आप अपने नाम के साथ आपका अपना क्लस्टर कोड लिख ले मैम। हाँ जी सर, लिखा हुआ है, भुना क्लस्टर लिखा हुआ है सर। गुलाब नहीं, सविता सिंह लिखा है मैम यहाँ सिर्फ। नहीं सर, मैंने लिखा था वैसे। कोई नहीं, आप दोबारा लिखिए। कोविड का सेशन अभी कोविड का सेशन बाकी है मैम। सविता जी रीनेम कर लो फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, कोई बात नहीं सर, ठीक है। कोविड के विषय में जो भी क्वेश्चन करने हो, अभी 1 घंटे का सेशन बाकी है। यदि कम्युनिकेबल डिजीज जो डॉक्टर साहब ने अभी बताई, इसके विषय में किसी को कुछ क्वेश्चन करने हो तो वो साथी कर सकते हैं। जैन साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार सर। प्रवीण जी नमस्कार। बहादुर सिंह सर। हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। प्रवीण जी बोल रहे हैं, बहादुर सिंह जी बोल रहे हैं? बहादुर सिंह जी बोल रहे हो सर। जी बहादुर सिंह जी बताइए सर। एक बार जो इनडायरेक्ट कम्युनिकेबल डिजीज है उसके बारे में एक बार फिर थोड़ा सा बता दिए दोबारा। सर मैं बताना चाहूंगा। जैसे एक मक्खियों से फैलता है सर, एक उंगलियों से, और एक मैं सर इसको बिल्कुल दोबारा छोटी उसमें बताना चाहूंगा संक्षेप में। डायरेक्ट का मतलब सिर्फ एक ही है कि एक संक्रमित व्यक्ति है और वो एक स्वस्थ व्यक्ति को सीधा इन्फेक्शन दे रहा है। ठीक है, चाहे उसके हाथ पे इन्फेक्शन था, उसने संक्रमित व्यक्ति ने एक स्वस्थ व्यक्ति को दे दिया सीधा, इसको कहते हैं हम डायरेक्ट। इनडायरेक्ट कहते हैं कि परोक्ष रूप से, कि उसने डायरेक्ट नहीं दिया, वो कमरे में था, खांस के वो चला गया, उसके बाद एक स्वस्थ व्यक्ति उस कमरे में आया। तो इस प्रकार से जो इनडायरेक्ट परोक्ष रूप से जो भी इन्फेक्शन हो रहा है, चाहे वो वातावरण के माध्यम से हो रहा है, चाहे वो मक्खियों के माध्यम से हो रहा है,
चाहे वो मच्छरों के माध्यम से हो रहा है, चाहे वो पानी के माध्यम से हो रहा है। जैसे मैंने टाइफाइड का एग्जांपल दिया कि एक बीमार व्यक्ति ने शौच खुले में कर दी, ठीक है, उसके बाद वो शौच किसी कारण से बारिश के पानी के साथ मिलके पीने के पानी में मिल गई, तो पानी उसमें एक माध्यम हो गया। वो संक्रमित व्यक्ति ने सीधा स्वस्थ व्यक्ति को इन्फेक्शन नहीं दिया, बल्कि पानी माध्यम बन गया उसमें, तो इस वजह से वो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ सर बहादुर सिंह जी? हाँ ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। तो इसी प्रकार से अगर मच्छर है, मच्छर मान लो एक संक्रमित व्यक्ति को काटते हैं, अब संक्रमित व्यक्ति खुद स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित नहीं कर रहा है, मच्छरों ने उसका खून पिया और उस खून में से कीटाणुओं को जाके स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में छोड़ दिया, तो ये इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है सर। ठीक है सर। सर इसमें 5F में एक फ्लूइड हो रहा है, बाद में फ्लूइड के बारे में बताइए। फ्लूइड सर पानी को फ्लूइड पानी को पानी वाला ही है सर? है हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा सर, फिंगर वाला उसमें भी आया है पॉइंट और इसमें भी? हाँ, ये डायरेक्ट में भी इनडायरेक्ट में भी? वो इस वजह से आया है सर कि मान लीजिए एक संक्रमित व्यक्ति है, उसको जुकाम है, ठीक है, जुकाम में एक माँ है, उसको जुकाम है, उसने अपनी नाक साफ की, उसकी उंगलियों पे इन्फेक्शन लग गया और उसने उन्हीं उंगलियों से अपने बच्चे को टच कर दिया, तो बच्चे के शरीर पे उसने इन्फेक्शन छोड़ दिया। ये डायरेक्ट हो गया कि संक्रमित व्यक्ति ही डायरेक्टली हेल्दी बंदे को संक्रमण दे रहा है। और अगर इनडायरेक्ट में हम देखें, इनडायरेक्ट में इस तरीके से है कि आपके ऑफिस में कोई व्यक्ति आया और उसने वो एक फाइल लेके आया जिसपे वो पहले ही छींक के आया था, तो उस फाइल पे उसने कीटाणु छोड़ रखे हैं। अब आपने क्या किया, आपने उस फाइल को टच किया, तो वो जो कीटाणु है वो आपकी उंगलियों पे आ गए। अब अगर आप अपनी आंखें टच करते हैं या मुंह को टच करते हैं या नाक को टच करते हैं, तो उंगलियों के माध्यम से कीटाणु आपके शरीर में आ गए। ये इनडायरेक्ट है क्योंकि इसमें माध्यम बन गया, बीच में एक फोमाइट बन गया और आपकी उंगलियां बीच में एक माध्यम बन गई। बहादुर सिंह जी क्लियर हूं मैं? हेलो मनोज जी, 3 हाथ अभी भी उठे हुए हैं। एबीआरसी निर्मला जी अपना क्वेश्चन कीजिए। एबीआरसी निर्मला जी। नमस्कार सर। नमस्कार निर्मला जी। सर मैं ये पूछ रही हूँ, टाइफाइड एक बीमारी है, जैसे मुझे बार बार हो जाता है, तो पटियाला के डॉक्टर ये कह रहे थे टाइफाइड कोई बीमारी ही नहीं है। मैडम ये मैं आपका प्रश्न स्पष्ट तौर पे समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि कौन कहता है कि बीमारी नहीं है? जैसे मेरे ही टाइफाइड बार बार हो जाता है, थोड़े से बुखार हो गया और वो टाइफाइड बन जाता है। जब मैं पटियाला जाती हूँ राजेंद्र हॉस्पिटल, तो वे कहते हैं कि टाइफाइड नाम की कोई बीमारी ही नहीं है। मैडम ऐसा आपको समझने में कोई गलती है? कहीं ना कहीं आपको समझा पाने में वो गलती कर रहे हैं। टाइफाइड नाम से बीमारी तो बार बार क्यों होता है जबकि औरों को नहीं होता है? चलो औरों को तो क्यों? मैडम मैं तो वही कह रहा हूँ, आपके टेस्ट का पॉजिटिव आना, बिडाल टेस्ट का पॉजिटिव आना और टाइफाइड होना दोनों अलग अलग चीजें हैं, जो शायद आप या तो समझ नहीं पा रही हैं या वो आपको समझा नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि आप जब अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, बिडाल टेस्ट करवाते हैं, तो वो कई बार पॉजिटिव आता होगा। जब आप उसको आप टाइफाइड मान लेती हैं और वो डॉक्टर के पास जब जाती हैं तो वो ये कहते होंगे कि ये मैडम टाइफाइड नहीं है। और पहली बात, एक जो बड़ी भ्रांति समाज में है कि अगर बुखार लंबा खिंच जाए तो वो टाइफाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा नहीं होता है, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। बुखार लंबा खींचने पर टाइफाइड में कन्वर्ट कभी नहीं होता है। टाइफाइड वही बुखार होता है जो शुरू से ही टाइफाइड इंफेक्शन से होता है। ये जरूर है कि टाइफाइड बुखार पहले 3-4 दिनों में यूजुअली पकड़ में नहीं आता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर किसी को बुखार 6-7 दिन से लगातार बुखार चल रहा है तो उसे अपना एक बार टाइफाइड टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि टाइफाइड टेस्ट आमतौर पे 6-7 दिन के बाद ही पकड़ में आता है। ठीक है जी। अजय शर्मा जी क्योड़क से, अजय शर्मा जी अपना क्वेश्चन रखें। सर नमस्कार। नमस्कार अजय जी। सर एक जो एड्स है और डेंगू है सर,
तो जैसे डेंगू है मॉस्किटो बाइट से सर ट्रांसफर हो रहा है, और एड्स टाइप जो डिजीज है वो नहीं होती सर, इसमें ऐसा क्या है सर? थोड़ा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। सर इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो डेंगी है, डेंगी का जो वायरस है वो भी सभी मस्किटोज को नहीं फैला सकते। सिर्फ एडीज जाति की जो फीमेल मस्किटो है, एडीज प्रजाति की फीमेल मस्किटो है, वही फैला सकती है। हर मस्किटो डेंगी भी नहीं फैला सकता। अब जो मलेरिया फैलाने वाला मच्छर है एनोफिलीज, वो डेंगी नहीं फैला सकता, क्योंकि डेंगी का जो वायरस है, जो डेंगी का वायरस है वो सिर्फ और सिर्फ एडीज प्रजाति की जो मच्छर, महिला मच्छर है, उसकी जो फीमेल मच्छर है, उसी के पेट में पनप सकता है। उनके शरीर की संरचना इस प्रकार से है कि वो वायरस उनके शरीर में पनप भी सकता है, और वो उनको बिना मारे, बिना उनको इन्फेक्ट किए, वो दूसरे मरीजों तक भी पहुंच सकता है। जो HIV का वायरस है, उसको जब ये मच्छर पीते हैं तो वो उसको अपने उसमें खून में कलेक्ट नहीं कर पाते, और कलेक्ट कर भी लें तो उसको वो दूसरे मरीज के शरीर में इनोकुलेट नहीं कर पाते। जैसे हर वायरस को जरूरी नहीं है कि जितना उसने उठाया उतना ही दूसरे के शरीर में जाएगा, उससे पहले उसे एक साइक्लो डेवलपमेंटल स्टेज से गुजरना पड़ता है वायरस को। वो वायरस उस मच्छर के, उस स्पेसिफिक मच्छर के शरीर में ही ऐसा कर पाता है। जैसे मलेरिया का जो कीटाणु है, वो अगर मच्छर ने उठाया तो क्या पता उसने उठाते समय 1 या 2 कीटाणु ही उसके शरीर में गए थे, लेकिन वो दूसरे मरीज को, दूसरे हेल्दी व्यक्ति को इन्फेक्ट करने से पहले उसके शरीर में पहले अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, क्योंकि उनका शरीर, मच्छरों का, एनोफिलीज के मच्छरों का शरीर उनको ऐसा करने की परमिशन देता है, ऐसा करने के लिए उनका शरीर सक्षम है। इसी वजह से मच्छर भी स्पेसिफिक है, कीटाणु भी स्पेसिफिक है, तभी बीमारी फैल सकती है। HIV के बारे में, HIV के रिलेशन में आज तक कोई भी ऐसा मच्छर नहीं है जो कि उस वायरस को अपने शरीर में रेप्लिकेट करके और फिर दूसरे व्यक्ति को, किसी हेल्दी व्यक्ति को इन्फेक्ट कर पाए। थैंक यू सर। थोड़ी टेक्निकल टर्म थी, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हाँ सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। जी रोशनलाल जी पहाड़पुर से, रोशनलाल जी। सर आपका माइक ऑफ है रोशनलाल जी, आपका माइक ऑफ है। रोशनलाल जी माइक ऑन कीजिए पहले। हाँ जी डॉक्टर साहब, स्कूल्स में जो सामान्य प्रॉब्लम है, खासकर ये कम्युनिकेबल डिजीज में, वो है कफ और कोल्ड। ये तो अक्सर जो है ये बच्चों को, अब बच्चे साथ साथ बैठेंगे, एक बच्चे को है तो पूरी क्लास में वो धीरे धीरे फैलने की उसकी भी पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो कुछ ऐसी प्रैक्टिकल सी कोई प्रिकॉशंस कहें या कुछ तरीके जिससे थोड़ा बहुत हम बच्चों के साथ जो है वो शेयर करें, और जो हेल्दी बच्चे हैं और यदि कोई बच्चा उसमें जो है वो कफ कोल्ड से ग्रस्त है, थोड़ा बहुत बचाव हो जाए। वैसे तो है भाई, ये रुमाल से ढक लें, ये कर लें। तो शायद कुछ और जो नेक्स्ट सेशन है हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। कोविड जो है बीमारी, हालांकि एक महामारी है, हमारा पूरा देश, पूरा विश्व परेशान है, लेकिन इसने हमें एक बहुत अच्छा मौका दिया है। इसने क्या मौका दिया है हमें? हमारे रेस्पिरेटरी एटिकेट सुधारने का, हमारे हाइजीन को सुधारने का। उसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको आपके जितने भी सवाल हैं उसके आंसर उस नेक्स्ट सेशन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, शुक्रिया। डॉक्टर साहब नेक्स्ट सेशन शुरू कीजिए, फिर लास्ट में सवाल ले लेंगे। सर एक क्वेश्चन ले लो सर। जी बोलिए। जी मनदीप जी। सर टाइफाइड के रिगार्डिंग पूछना था सर, बार बार टाइफाइड क्यों होता है ये किसी को, मतलब? सर मैं फिर से वही बात कहना चाह रहा हूँ जो निर्मला जी ने शायद क्वेश्चन उठाया था कि सिर्फ विडाल टेस्ट का पॉजिटिव आ जाना, जो हम विडाल टेस्ट लैब में करवाते हैं, वो टाइफाइड नहीं है। विडाल टेस्ट की जो वैलिडिटी है वो सेकंड वीक के बाद ही शुरू होती है। फर्स्ट वीक में विडाल टेस्ट की वैलिडिटी होती ही नहीं है टाइफाइड को डायग्नोज करने में। होता क्या है कि हमारे यहाँ कॉमन सा नोशन बना हुआ है, बुखार को 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, टाइफाइड टेस्ट करा लो। टाइफाइड टेस्ट क्या कराना है? विडाल टेस्ट कराना है। विडाल टेस्ट में वीकली पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, हम अपने आप को टाइफाइड से संक्रमित मान लेते हैं। जबकि विडाल टेस्ट की पॉजिटिविटी का मतलब क्या होता है कि उसमें एंटीबॉडीज का हम टाइटर देखते हैं। सिक्वेंशियल राइज इन टाइटर देखा जाता है कि अगर हमने 2 या 2 से
ज्यादा बार विडाल टेस्ट किया और हर बार एंटीबॉडीज का टाइटर बढ़ता हुआ आ रहा है, तभी हम उसको टाइफाइड लेबल कर सकते हैं। जबकि सिर्फ सिंगल आइसोलेटेड विडाल टेस्ट से टाइफाइड को हम डायग्नोज नहीं कह सकते। तो ये एक बड़ी भ्रांति है जिसको हम बार बार कहते हैं कि बार बार टाइफाइड हो रहा है। एक्चुअल में टाइफाइड नहीं होता है, वो किसी और प्रकार का खाने से या पानी से फैलने वाला इन्फेक्शन हो सकता है। उससे बचाव का सबसे आसान तरीका यही है कि शुद्ध पानी पिएं और शुद्ध खाना खाएं, अपने नाखूनों को साफ रखें। ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि नाखूनों को साफ रखें। और अगर पानी को आप फिल्टर नहीं कर सकते हैं, आरओ नहीं यूज कर सकते हैं, या आपके यहाँ क्लोरिनेटेड पानी नहीं आता है, तो सिंपली पानी को उबाल के ठंडा कर लें और उसी पानी को पिए। जी सर। जी डॉक्टर साहब, अगला सेशन शुरू कीजिए, लास्ट में क्वेश्चन ले लेंगे सर फिर। ठीक है सर, मैं नेक्स्ट सेशन शुरू करूँगा। सर मेरी पीपीटी विजिबल है? नहीं सर, अभी आ नहीं रही सर। फिर दोबारा से सर एक